जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीडीपी पेडागोजी शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस टॉपिक को आज हम सब कवर करेंगे वह टॉपिक आपकी है ब्लूम की टेक्सोनॉमी और शिक्षण के स्तर। इन दोनों टॉपिक को आज हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के नए स्टडी मटेरियल और प्लस आपके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों को, और उसके साथ दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में जो संभावित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनने के चांस है, उन सभी को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और जिस क्लास को हम सब कवर कराते हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी और शिक्षण के स्तर को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी। करें यह टेक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया, जिससे विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली। कहाँ पे मिली दोस्तों? सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। आगे देखते समझते हैं दोस्तों। करें ब्लूम एवं उनके शिष्यों ने शिक्षण उद्देश्यों का एक विभाजन प्रस्तुत किया। क्या किया दोस्तों? ब्लूम और उनके शिष्य ने मिलकर शिक्षण उद्देश्यों का एक विभाजन प्रस्तुत किया, जिसे हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्षेत्र या डोमेन कहते हैं दोस्तों। यह प्रस्तुत कौन किया था? प्रस्तुत किए थे ब्लूम और उनके शिष्यों ने प्रस्तुत किया था। इसको हम कहते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी या डोमेन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। यह विभाजन ब्लूम ने अपनी पुस्तक, यह ब्लूम की पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही फेमस पुस्तक है। यह टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में दर्शाया गया है। किस पुस्तक में दर्शाया गया है? यह ए टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में दर्शाया गया है। और यह पुस्तक किसकी है दोस्तों? आपके ब्लूम की यह पुस्तक है। आगे अगला पॉइंट समझते हैं। करें ब्लूम ने शिक्षण के तीन क्षेत्र बताए हैं। जो ब्लूम थे वह शिक्षण के 3 क्षेत्र बताए थे, जिससे सीखने के 3 क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसे हम सीखने के 3 क्षेत्र भी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, और लास्ट है दोस्तों क्रियात्मक क्षेत्र। यही 3 डोमेन आपके जो ब्लूम थे वो बताए थे। इसको हम समझते हैं। साइकोमोटर डोमेन आपका तीसरा हो गया। हम सबसे पहले समझेंगे जो पहला है यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव डोमेन। थिंकिंग नहीं दोस्तों, इस क्षेत्र की बात हो रही, तो कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते किसे हैं? यह क्षेत्र 1956 में, कितने में दोस्तों? 1956 में अकेले ब्लूम ने दिया दोस्तों। यह जो बताया था संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको दोस्तों अकेले ब्लूम ने दिया था, इसमें उनके शिष्य नहीं शामिल थे। इस क्षेत्र में मुख्यतः किसी जानकारी को प्राप्त करने तथा समझने तथा अंतर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए इस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसी जानकारी को समझने के लिए किया जाता है तथा उसमें अंतर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र में। इसके 6 चरण है दोस्तों। कितने? 1 मिनट दोस्तों। कह रहे हैं कि इसके जो 6 चरण हैं। जो संज्ञानात्मक डोमेन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, कॉग्निटिव डोमेन है, तो उसके 6 चरण हैं। अब उसके 6 चरण की हम सब बात करें तो मूल्यांकन हो गया, संश्लेषण हो, यहाँ से दोस्तों ज्ञान हो गया, सूझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो इसको कुछ बताए गए हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं आगे आप, लेकिन ये 6 डोमेन पहले समझते रहिए। पहला है दोस्तों ज्ञान। ज्ञान सूचना प्राप्त करना। जैसे ज्ञान है दोस्तों, तो ज्ञान में हम क्या करते हैं? ज्ञान में हम सूचना प्राप्त करते हैं। समझबूझ, अर्थ समझना। जब हम कोई चीज़ समझेंगे, जैसे हमने कोई चीज़ बोल दिया तो उसको अगर आप समझेंगे तो वही तो होगा ना कि अर्थ, हम उसका अर्थ समझ लिए, तो वह हो गया आपका अर्थ समझना। अनुप्रयोग, उपयोग में लाना। जो हम उपयोग में लाते हैं दोस्तों, अनुप्रयोग हो गया। विश्लेषण, अलग अलग भागों में करना। जब हम कोई चीज़ अलग अलग करते हैं उसे हम विश्लेषण कहते हैं, जिसे खंडीकरण कहते हैं, खंड खंड में बांटते हैं, तो आपका विश्लेषण कहा जाता है। अगर हम जब संश्लेषण की बात करें तो सभी को एक करना,
अगर हम जैसे फजल वाला खेल होता है दोस्तों, वो आपका संश्लेषण कहलाता है, क्योंकि उसमें हमको सबको जोड़कर एक करना होता है। यह आपका संश्लेषण हो गया। फिर मूल्यांकन हो गया दोस्तों। तो जानकारी के गुण दोष समझना आपका क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। यही आपके 6 चरण थे। कह रहे हैं कि वर्ष 2001 में ब्लूम के 2 शिष्य, किसमें दोस्तों? 2001 में ब्लूम के 2 शिष्य थे। कौन? एंडरसन और क्रॉमवेल ने संज्ञानात्मक पक्ष में कुछ परिवर्तन किए। अब इसके 6 चरण निम्नलिखित हैं। जो कि पहले जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के चरण दिए थे ब्लूम खुद ने दिए थे, लेकिन 2001 में इनके जो 2 शिष्य थे एंडरसन और क्रॉमवेल ने इन्हें संशोधन किया और इसके अलग से 6 चरण बताए। अब कौन कौन 6 चरण बताए हैं? पहला चरण है जानना, दूसरा है समझना, तीसरा उपयोग में लाना, चौथा है विश्लेषण करना, पांचवा है मूल्यांकन करना और छठवां है दोस्तों रचना करना। पूर्व में सीखी गई जानकारी को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना आपका क्या कहलाता है? रचना करना कहलाता है। यह 6 प्रकार से इनके जो शिष्य थे यह 6 चरण बताए थे। आगे समझते हैं जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहे हैं 2001 में एक वाले संशोधन को ब्लूम की संशोधित टेक्सोनॉमी या रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संशोधित टेक्सोनॉमी या फिर रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, जिसका संशोधन 2001 में हुआ था। नेक्स्ट समझते हैं इफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। यह स्तर 1964 में क्रेवाल या मारिया ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? क्रेवाल या मारिया ने दिया था। इसका उपयोग किसे? विषय वस्तु को समझने और महसूस करने के लिए होता है। भावात्मक, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, भावात्मक क्षेत्र। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी विषय वस्तु को समझने में करते हैं और उसको महसूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको दिया कौन था? इसे दिए थे क्रेवाल और मारिया ने दिया था। किस सन में? 1964 में दिया था। इसके 5 चरण बताए गए हैं। जो आपके भावात्मक क्षेत्र हैं इसके भी 5 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अधिग्रहण दोस्तों, सूचना प्राप्त करना। दूसरा है अनुक्रिया, महसूस करना। तीसरा है मूल्य निर्माण, हमने घटना से क्या सीखा है। चौथा है दोस्तों संगठन, सीखे गए भाव को अपनी दिनचर्या में उतारना, यह आपका संगठन हो गया। और 5वां है चरित्रीकरण, विशेषीकरण, खास मौके पर खास भावों को प्रदर्शित करना, यह आपका 5वां हो गया। यही दोस्तों जो भावात्मक क्षेत्र हैं ये 5 क्षेत्र दिए थे। इसको आप सीक्वेंस भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंस से घुमा देता है कि सही क्रम बताइए, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन से पहले पर रहेंगे कौन दूसरा पर रहेगा। तो आप समझिए पहला आपका अधिग्रहण है, दूसरा अनुक्रिया है, तीसरा मूल्यांकन निर्माण है, चौथा संगठन है, 5वां चरित्रीकरण या फिर विशेषीकरण है। और इस सब का मतलब भी सामने लिखा गया है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला समझते हैं साइकोमोटर डोमेन, मनोक्रियात्मक क्षेत्र। यह ब्लूम का सबसे अंतिम क्षेत्र है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यह अंतिम क्षेत्र है जिसका सिर्फ ब्लूम ने नामकरण किया, लेकिन चरण नहीं बनाए थे। इसमें दोस्तों यह सबसे लास्ट क्षेत्र है, लेकिन ब्लूम ने इसका नाम तो करण कर दिया था, लेकिन इसके क्षेत्र उच्चरण नहीं बनाए थे। जैसे इसके पहले जो संज्ञानात्मक हमने पढ़ा, भावात्मक पढ़ा, उसके सब चरण थे, लेकिन इसमें ब्लूम ने चरण नहीं बनाया। लेकिन जो आगे समझते हैं, बाद में उनके शिष्य सिम्सन हैरो ने 1969 में दोस्तों, किसने? सिम्सन हैरो ने 1969 में मनोक्रियात्मक पक्ष के चरण बनाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। सिम्सन हैरो द्वारा बनाए गए चरण अधिक लोकप्रिय नहीं हुए। ये जो चरण बनाए थे, इनके जो शिष्य थे, जो चरण बनाए वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए, इसलिए अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग मनोक्रियात्मक चरण बना लिए। जितने भी देश थे दोस्तों, सभी लोग अपने हिसाब से अलग अलग चरण बना लिए, क्योंकि जो उनके शिष्य थे जो दिए तो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, या फिर उसे सब लोग नहीं माने, तो फिर सभी देशों ने अपना अपना अलग चरण बना लिया। अब भारत में हम किसका चरण मानते हैं? कह रहे हैं कि भारत में हम प्रोफेसर देव का विभाजन स्वीकार करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अगर हम सब भारत की बात करें तो भारत में हम किसका विभाजन स्वीकार करते हैं? भारत में हम प्रोफेसर देव का विभाजन स्वीकार करते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है उद्दीपन, अनुकरण, क्रियान्वय, परिशुद्धता, संतुलन, स्वाभाविकरण, आदत। ये 7 प्रकार से दोस्तों यह हम प्रोफेसर देव का विभाजन को स्वीकार करते हैं।
नोट, मनोक्रियात्मक पक्ष में ज्ञान नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ कौशलों को सीख सकते हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो दोस्तों मनोक्रियात्मक में हम ज्ञान नहीं सीखा जा सकता है, इसमें हम कौशलों को सीखते हैं। अब हम शिक्षण के स्तर की बात करें तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण के स्तर हैं, शिक्षण के मुख्यतः दोस्तों 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के 3 स्तर हैं, जिनके आधार पर बालकों की शिक्षण प्रक्रिया क्रियान्वयन किया जाता है, जिनके आधार पर छात्रों में बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है। दोस्तों कैसे? बौद्धिक का विकास किया जाता है और मानसिक का विकास किया जाता है। 3 स्तर होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम सब बालकों के जो बौद्धिक का विकास होता है, मानसिक का विकास होता है, इन्हीं 3 आधार पर हम सब करते हैं। आइए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को समझते हैं। पर जो पहला स्तर है स्तर हो गया दोस्तों, दूसरा स्तर है आपका हो गया बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा हो गया चिंतन स्तर। यही 3 स्तर हैं जिसका प्रयोग हम सब करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल की अगर हम सब बात करें, स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर को एक स्मृति पक्ष के आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? जो आपका स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है, इसमें कह रहे हैं कि हम वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर को, दोस्तों जो छात्र का मानसिक स्तर होता है, एक स्मृति पक्ष के आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें हम बालक की पहले मानसिकता समझते हैं, उसकी किस प्रकार से बालक सोचता है, किस प्रकार से उसकी सोचने की क्षमता है, उसकी मेमोरी कैसे काम करती है, उसको समझकर इसको आधार बनाकर हम उसकी शिक्षा देते हैं। किसमें दोस्तों? स्मृति स्तर पे। कह रहे हैं कि शिक्षण का पहला स्तर है जिसे फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया, इसका पुराना नाम पंचपदी प्रणाली भी है। दोस्तों कैसी प्रणाली है? पंचपदी प्रणाली भी है। इस स्तर का प्रयोग निचली कक्षाओं में गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला आदि ज्ञात करने के लिए होता है। दोस्तों इसका प्रयोग किस स्तर पर होता है? निचली कक्षा में होता है। इसका पुराना नाम क्या है? पंचपदी प्रणाली है, जिसे हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला को याद कराने या फिर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, आपका मेमोरी लेवल को। इसे मैं अगर हम सब गिनती पहाड़ा की बात करें, जिसे बालक होता है, छोटा बालक होता है, तो क्लास में होता है कि सबको एक साथ बैठा कर गिनती, चलो बच्चा 100 तक गिनती सुना दो, 20 तक पहाड़ा सुना दो, 10 तक पहाड़ा सुना दो, वर्णमाला सुना दो। तो यह प्रकार इससे दोस्तों हम उसके स्मृति स्तर को समझते हैं, उसके सोचते हैं कि उसका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, एक संख्या के बाद अगली संख्या लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, इन सबको हम सबको जानकारी प्राप्त होती है। अगले पॉइंट को समझते हैं। करें एनसीईआरटी भी अपनी पाठ्य योजना पंचपदी प्रणाली पर ही बनाती है। जो एनसीईआरटी है दोस्तों, वह भी अपनी योजना किस पे बनाती है? आपके पंचपदी प्रणाली पर ही बनाती है। इसके 5 चरण निम्नलिखित हैं। जो आपके स्मृति स्तर है, इसके जो 5 चरण हैं उस पर हम सब बात कर लें। करें कि विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। पहला है प्रस्तावना, जिसमें प्रस्तावना के अंतर्गत हम सब क्या करते हैं? जैसे प्रस्तावना की बात करें तो कहते हैं ना कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो कि पूरे जैसे कोई बुक होएगा, उसके प्रस्तावना, उसका पूरे बुक का निष्कर्ष निकलता है प्रस्तावना में, किस लिए वह बुक है। तो प्रस्तावना में दोस्तों क्या हम समझेंगे? विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। कौन सा विषय वस्तु है उसका संक्षिप्त विवरण आपका क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना के अंतर्गत है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण की अगर हम सब बात करें तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर पेश करना। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़कर कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो बालक जल्दी सीखेगा। जैसे अभी हम बालक को आम के बारे में बता रहे हैं, आ हम लिखेंगे, बालक नहीं समझ पाएगा ए आ है क्या है, लेकिन अगर उसको हम आम दिखा दें कि बच्चा ये क्या है, तुरंत बताएगा आम है। आपको पूरा अक्षर का ज्ञान नहीं कराना है, आप पूरा अक्षर नहीं बताएं कि आ प्लस आ मिल के म मिल के आम बनता है, इसको आपने नहीं बताया, लेकिन आपने उसको चित्र दिखाया, आम का फिगर दिखाया, वह तुरंत आपके कहने से पहले वो बताने लगा कि यह आम है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको उसको पूर्ण ज्ञान से जोड़िए। पहले आप आम का फिगर बना दिए, आम दिखा दिए, फिर उसको बताइए कि यह आम है, इसको हम लिखते हैं, आ लिखेंगे,
आके मात्रा देंगे, फिर उसे माँ लिखेंगे, ये आपका आम हो जाए। इस तरीके से जब आप जोड़ के पढ़ाएंगे बालक बहुत अच्छे से समझ लेता है। इसी प्रकार से कोई भी आप ज्ञान दीजिए, आप उसके पूर्व ज्ञान से पढ़ाइए। बालक को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है पहले उसको पता कर लीजिए, समझिए कि वो जान रहा है कि नहीं जान रहा। नहीं तो आप क्लास में आके आधा घंटा लेक्चर दे दिए और बालक लास्ट में पता चला उसके बारे में जान ही नहीं रहा है। आपको कोई चीज़ प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले पूर्व ज्ञान को समझिए, फिर उसे जोड़कर आप पेश करिए कोई चीज़। अगला है तुलना दोस्तों। तुलना की बात करें तो समानता और अंतर बताना दोस्तों। तुलना की बात करें तो जैसे किस चीज़ में क्या समानता है और किस चीज़ में क्या अंतर है दोस्तों, उसको आपको बताना है। जैसे आप अभी हम आपको एक चीज़ बताएं, जैसे आप कुत्ता हो गया, कुत्ता अगर हम कंगारू की बात करें तो आप उससे दोनों को कंड करके पढ़ा सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि कंगारू के बारे में आपको बताना है, आप पहले कुत्ता को बता दीजिए, फिर कंगारू से बताइए कि कंगारू हो गया, इसके भी इसी तरीके से होते हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इस तरीके से चलता है, यहाँ पे पाया जाता है, पूरी डिटेल दे दीजिए। फिर उसके बाद अंतर बताइए दोनों में अंतर क्या है, कुत्ता क्या किस लिए होता है, कंगारू किस लिए होता है, कंगारू का क्या मतलब। तब इस तरीके से जब आप डिटेल देंगे तुरंत बालक समझ जाएगा। जब कोई चीज़ पहले सामान्यता बताएं, दोनों एक जैसे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या क्या है उसको आप बताइए। अगला है करें सामान्यीकरण, विषय वस्तु का निष्कर्ष या निचोड़ समझाना दोस्तों। सामान्यीकरण की बात यही है, विषय वस्तु को का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, उसको समझाना। फिर कह रहे हैं अनुप्रयोग, सीखी गई जानकारी उपयोग में लाना आपका क्या कहलाता है दोस्तों, अनुप्रयोग। जो कुछ हम सीखे हैं दोस्तों उसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करना आपका क्या कहलाएगा, अनुप्रयोग कहलाता है। यह दोस्तों आपके जो स्मृति स्तर था उसके 5 चरण हो गए। अब हम समझते हैं बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। करें यह शिक्षण का दूसरा स्तर है जिसे प्रोफेसर एच.सी. मोर्सिन ने दिया था। कौन दिए थे दोस्तों, प्रोफेसर एच.सी. मोर्सिन ने दिया था। यह विषय वस्तु को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है, विषय वस्तु को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, बोध स्तर का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। करें इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है। बौद्धिक स्तर शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति हो चुका हो। वह बोध स्तर पर विद्यार्थियों का सामान्यीकरण तथा सिद्धांत या तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, बोध स्तर में वह बच्चा आएगा, आप पहले उसे स्मृति स्तर चेक कर लीजिए, पहले वह स्मृति स्तर उसका कैसा है, फिर उसके बाद वह बोध स्तर में आएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले उसका स्मृति स्तर चेक ही नहीं करें, हर चीज़ उसके नियम सूत्र बताने लगे तो वह नहीं कनेक्ट कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले आप उसे स्मृति स्तर पर चेक करिए, फिर उसके बाद उसे बोध स्तर पर लाइए। इसके दोस्तों 5 चरण हैं। जो बोध स्तर है इसके भी 5 चरण हैं। अब पहला चरण है करें खोज जांच पड़ताल विधि। दोस्तों आप यह इसके जो बोध स्तर है इसके पहला ऑप्शन पहला चरण है खोज, जिसमें हम जांच पड़ताल करते हैं। प्रस्तुतिकरण, पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ा समझाना। समावेशन, समझ कर समाहित कर लेना दोस्तों। समावेशन का मतलब होता है कोई चीज़ हम समझ लें, कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ हम बता रहे हैं समझ के उसे हम समाहित कर लें, समझ लें कि हाँ यह क्या है, यह आपका समावेशन हो गया। संगठन दोस्तों, ज्ञान भंडारण में व्यवस्थित कर लेना। जैसे कोई चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ को अब हर चीज़ तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आपको होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपको याद हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि संगठन, ज्ञान भंडारण में कोई चीज़ व्यवस्थित कर लेना आपका क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। जो आपके ज़रूरी है उसे हम एकत्रित कर लेते हैं। आगे है दोस्तों अभिव्यक्तिकरण। अब इसमें क्योंकि हम समझ गए हैं इसीलिए रटे रटाए नहीं बल्कि अपने शब्दों में समझना। अभिव्यक्तिकरण के बाद अगर हम सब बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ हम समझ जाते हैं फिर उसे हम जो चीज़ इसे रटते नहीं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और अपने शब्दों में उसे हम लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि अगला वाला जैसे बात रहा है वैसे हम भी बात लें, वैसे नोट कर लें, वैसा नहीं। अगर हम कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में जान गए हैं तो फिर उसे हम अपने शब्दों में लिखें, अपने शब्दों में समझें, यही आपका अभिव्यक्तिकरण कहलाता है। अब हम अगला लेवल समझते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। अब चिंतन स्तर की अगर हम सब बात करें तो यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्तर है जिसके जनक मोरिस पी हंट हैं दोस्तों। कौन है, मोरिस पी हंट हैं। इसका प्रयोग सबसे मुश्किल कार्य जैसे
अनुसंधान, निर्णय लेना, वैज्ञानिक प्रयोग, चिंतन स्तर का प्रयोग दोस्तों यह सब जगह होता है जहाँ पे मुश्किल कार्य होता है। जैसे भी आपको कोई डिसीजन लेना हो जाए, सडन कि आपको डिसीजन लेना है, तुरंत आप सोचने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, किस प्रकार से डिसीजन ले, गलत हो ना सही ना हो, मतलब इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। वही कह रहे हैं इस प्रकार का जो लेवल होता है बहुत हाई लेवल होता है, इसमें बहुत सूझबूझ के साथ डिसीजन लिया जाता है। इसके चरण 4 चरण है दोस्तों। अब चारों चरण की हम सब बात करें, समस्या की पूरी जानकारी। आप कोई डिसीजन तभी ले पाएंगे दोस्तों जब उस चीज़ की, उस समस्या की पूरी जानकारी आपको पता हो, तभी डिसीजन ले पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको समस्या पता ही नहीं है और कोई डिसीजन आप ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। तो पहला समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए। संकल्पना निर्माण दूसरा है, और तीसरा है समस्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना दोस्तों, और चौथा है संकल्पना के परीक्षण एवं निष्कर्ष। दोस्तों कोई डिसीजन लेने से पहले आपको ये सब चारों चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो यह आपका चिंतन स्तर हो गया। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए हैं आपके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी और जो शिक्षण के स्तर होते हैं उसको कवर किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे हम सब आप सबके लिए स्टेट के नए स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट सबको डेली आप सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसी के साथ दोस्तों यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।